सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी। और आज के इस लेक्चर में हम डील करेंगे इंडियन इकॉनमी के चैप्टर नंबर 1 से, जो कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है इस चैप्टर का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लें या आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लें। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे आ गए हैं और अगला टॉपिक है हमारे पास में एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं हम। सर, एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चरल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, हम ये बात कर रहे हैं अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, यस। तो सर, अंडर ब्रिटिश रूल जो इंडियन इकॉनमी है, जो हमारी इकॉनमी है, वो हाईली एग्रेरियन रही। एग्रेरियन का मतलब है कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना काम करते रहे और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते रहे। ठीक है, मतलब जीवन जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना भाई, कमाना तो पड़ेगा ना। तो वो जो काम है, ज़्यादातर लोग इंडियन इकॉनमी में अंडर ब्रिटिश रूल एग्रेरियन सेक्टर में, या आप कह लो एग्रीकल्चरल सेक्टर से लिंक्ड थे, एफिलिएटेड थे। ठीक, फैक्ट के लिए एक बात लिखी हुई है सेकेंड पॉइंट में। सर, तकरीबन 85% पॉपुलेशन, हमारे कंट्री की 85% पॉपुलेशन अंडर ब्रिटिश रूल, हमारे कंट्री की 85% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी। कहाँ रहती थी? रूरल एरिया में। रूरल एरिया का मतलब होता है गांव वगैरह का एरिया। ठीक है, और 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या फेस कर रहा था उस जमाने में? स्टैग्नेशन। क्या फेस कर रहा था? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। स्टैग्नेशन का मतलब होता है, सर इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो। मान लो हमारे कंट्री की जीडीपी या किसी भी कंट्री की जीडीपी, मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में है 100 करोड़ और ये नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो जाती है 101 करोड़ और उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो जाती है 103 करोड़, उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो जाती है 104 करोड़। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि इकॉनमी की जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, बट वेरी स्लो रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। बहुत ही स्लो रेट है ग्रोथ का। तो जब ग्रोथ रेट कंट्री का बहुत स्लो हो, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो, या आपको अगर कुछ ऐसा देखने को मिले कि हमारी जीडीपी 100 करोड़ थी और 100 करोड़ से फिर 100 करोड़ पे ही रही, उसके नेक्स्ट ईयर भी 100 करोड़ पे ही रही, बल्कि उसके नेक्स्ट ईयर 99 करोड़ हो गई और फिर 100 करोड़ ही रही, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको लगभग कोई ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रहा है। और ऊपर वाले केस में वेरी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक बात है। तो सर, अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपको इकॉनमी में देखने को मिलेगी, मतलब इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर आपको इकॉनमी में देखने को मिलेगी, तो आप बोलोगे ये इकॉनमी कैसी इकॉनमी है? तो आप बोलोगे सर ये एक स्टैग्नेंट इकॉनमी है। कैसी इकॉनमी है? स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट इकॉनमी का मतलब होता है जिसका ग्रोथ रेट लगभग ना के बराबर हो या कांस्टेंट ही चल रहा हो। तो उस टाइप की इकॉनमी को हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट इकॉनमी बोलते हैं। अब पीछे आकर के पढ़िए, मैंने बोला, लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके,
कि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल, याद रखना ये मैं सारे कंटेक्स्ट ब्रिटिश रूल के रेफरेंस में बता रहा हूं आपको, तो अंडर ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर सेक्टर क्या फेस कर रहा था? स्टैग्नेशन। तो मतलब लगभग कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ था, या आप यूं कह लो कि ग्रोथ हमारी बढ़ ही नहीं रही थी, ना के बराबर बढ़ रही थी। ठीक, तो तीसरी बात तो आपने ये देख ली। इसके बाद सर आप समझो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारे कंट्री की क्या थी? बहुत लो थी, बहुत लो थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब यहां पे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई? और ये व्हाई क्यों आया है मैं बताता हूं। ये व्हाई इसलिए आया है आपके दिमाग में क्योंकि आप बोलोगे कि यार 85% पॉपुलेशन जिस कंट्री की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एफिलिएटेड है एग्रीकल्चरल सेक्टर से, उस कंट्री की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। ऐसा क्यों भाई? इस वजह से ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में। मतलब हमारे देश के 85% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चरल वर्क्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है। भैया ऐसा क्या हो रहा है यार? जानने वाली बात है ये तो इस वाले वाई का आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक वाई यहां पे वाई पे ला करके मैंने रोक दिया, आपको याद रखना। ठीक, अब इसका तो एग्रीकल्चरल सेक्टर विटनेस्ड ग्रोथ, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चरल सेक्टर विटनेस्ड ग्रोथ। ठीक, तो सर एग्रीकल्चरल सेक्टर ने विटनेस ग्रोथ, तो ग्रोथ को विटनेस किया, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या रही आपकी? लो रही। इसका क्या मतलब है? इन दोनों पॉइंट को रिलेट करके मैं यहां पे समझाता हूं, आप समझें इस बात को। सर जैसे मान लो ये इंडिया है रफली, ठीक, तो सर ब्रिटिश रेजीम में क्या हुआ कि अगर मान लो इतने एरिया में, इंडिया में इतने एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो थोड़े समय के बाद क्या देखने को मिलता है हमें कि न्यू एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं जहां पे लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नए नए एरिया एग्रीकल्चर, नया नया लैंड एग्रीकल्चर के कंट्रोल में आ रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या प्रैक्टिस करने लग रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग जा रहे हैं। किसके रेजीम में? ब्रिटिश रेजीम में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में, जो भी लोग क्राफ्टमैनशिप प्रैक्टिस करते थे, ठीक, जो भी लोग हैंडमेड आइटम्स बनाते थे, जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ करता था, सर डेलिबरेटली इन सारे इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया, डेलिबरेटली बर्बाद कर दिया। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान इन कामों में लगा हुआ है और उसकी इंडस्ट्री या उसका काम अब उसे प्रॉफिटेबल नजर नहीं आ रहा है और उसे नुकसान हो रहा है, तो भाई वो इंसान वो वाला काम तो बंद कर देगा, और वो वाला काम बंद करके कोई न्यू एक्टिविटी तो करेगा ना, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करेगा ना। तो न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी में चीपेस्ट ऑप्शन और इजीएस्ट ऑप्शन उन्हें क्या मिलता था? एग्रीकल्चर मिलता था। क्या मिलता था? एग्रीकल्चर। इसी वजह से नए नए एरिया में, मतलब पहले अगर थोड़ा कम भी प्रैक्टिस होता था एग्रीकल्चर, कम एरिया में भी, तो बाद में ब्रिटिश रिजीम जैसे आता गया, बढ़ता गया टाइम पीरियड, तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में क्या होता गया सर? बढ़ता गया। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। क्यों? वो वाली इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई हैं, तो न्यू कमर्स आ गए हैं। इसी वजह से यहां पे लाइन लिखी हुई है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर विटनेस्ड ग्रोथ। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो ग्रोथ देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड ग्रो हो रहा था, या आप यूं कह लो एरिया अंडर एग्रीकल्चर इंडिया में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि नए लोग भी अब एग्रीकल्चर ही करने लग गए, क्योंकि बाकी के बिजनेसेस प्रॉफिटेबल अब नहीं रह गए या वो इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गए। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि एरिया बढ़ गया,
बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फिर भी क्या रही, लो रही। मतलब लोग ज्यादा आ रहे हैं बट आउटपुट नहीं मिल रहा सर, फसल नहीं हो रही ठीक से ढंग से, और पैसे लोगों के क्या हो रहे हैं, जो भी लोग लगा रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। ठीक बात है। चलो अब आगे देखते हैं। सर आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा आपने कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला स्टैग्नेशन। क्या देखने को मिला, स्टैग्नेशन देखने को मिला। स्टैग्नेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, वेरी लो या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन क्यों देखने को मिला। रीजन तो होगा ना भाई कुछ, कि लोग जब बढ़ते जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एरिया अंडर लैंड भी बढ़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तब भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट क्यों होता जा रहा है, वो स्टैग्नेंट क्यों होता जा रहा है। सर उसके पीछे रीजंस मैंने लिख दिए हैं, इन रीजंस को पहले रीड कर लेंगे, उसके बाद मैं रीजंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। सर पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा रीजन है रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, तीसरा रीजन है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथा रीजन है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, पांचवा रीजन है नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और आखिरी रीजन है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारे रीजंस हैं। थोड़ी डिटेल में चर्चा हमें स्टार्टिंग के दो रीजंस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग के दो रीजंस पे हमें थोड़ी डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, और बाकी के जो रीजंस हैं जैसे कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और ये, इसे हम बस समझ लेते हैं। सर समझो एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में अंडर ब्रिटिश रेजीम, अंडर ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो था। टेक्नोलॉजी क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। सर मान लो आज के डेट में अगर कोई किसान खेती करता है तो वो फसल को काटने के लिए ट्रैक्टर का यूज करता है या हार्वेस्टिंग मशीन्स का यूज करता है। ठीक बात है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो गया। आज के डेट में किसान अच्छी फसल हो इसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, खाद, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स का यूज करता है जिससे जो फसल है उसे अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और फसल अच्छे से ग्रो होगा, लहलहा के ग्रो होगा और खूब सारी फसल होगी। तो ये भी फर्टिलाइजर का यूज भी क्या है, टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है सर टेक्नोलॉजी का, सर तीसरा एग्जांपल हो सकता है इरिगेशन फैसिलिटी, भी टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा। आज के डेट में आपको पता है ना, गांव में नहर वगैरह बना दिए हैं सरकार ने ढेर सारे, और उन नहरों के थ्रू क्या जाता है, गांव में पानी जाता है, और उसी पानी से किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में मतलब अपनी फसलों को पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं, और फिर जब फसलों को टाइम टू टाइम पानी मिलता रहेगा तो फसल अगेन बम्पर मात्रा में होंगे, बवाल फसल होगी बोले तो। ठीक है, तो सर वो बवाल फसल आपको देखने को नहीं मिल रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट थी, लगभग स्टैग्नेंट थी। क्यों, क्योंकि उस जमाने में, ब्रिटिशर्स वाले जमाने में, उनके टाइम पीरियड में हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था, लो था। टेक्नोलॉजी का लेवल लो होने का मतलब एक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स भी प्रैक्टिस नहीं करते थे उस समय किसानों के पास। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स जिसे आप कहते हो ना, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, सर ये भी टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं था। अगला रीजन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इरिगेशन फैसिलिटी बहुत बकवास थी सर अंग्रेजों के जमाने में। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब पानी की फैसिलिटी नहीं थी, उन्हें हैंड पंप का यूज करके या कई बार तो खुद ही से एक एक जोन में जा करके, जैसे मान लो किसी किसान की का खेत इतना बड़ा है तो वो आज क्या करेगा, इतने दूर के फसल में पानी दे देगा। अब इसमें सारा दिन निकल गया, अगले दिन वो बेचारा क्या करेगा, इतने दूर के एरिया में पानी दे देगा फसल को, उसके अगले दिन इस वाले जोन में पानी देगा। तो ऐसे करके वो पूरा लैंड कवर करता था। तो आप सोचो कि अगर वो यहाँ पे डे 1 पे पानी दे रहा है तो सर मान लेता हूं मैं कि इस वाले एरिया में ये डे 10 को पानी दे रहा है, तो जब डे 10 पे वो इस वाले एरिया में इरिगेट करेगा तो डे 10 तक ये वाला एरिया तो विदाउट वाटर रहेगा ना,
क्योंकि बाकी के एरिया कवर करते हुए वो यहाँ पे पहुंचा है 10वें दिन। तो इस वजह से इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाती थी, और इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होगा आपका सर, लेस होगा। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या फेस करेगा, स्टैग्नेशन फेस करेगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके बाद है सर नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। मतलब फर्टिलाइजर्स का एक बताया मैंने कि खाद देने से फसल अच्छी होती है, लहलहा के होती है, चहचहा के होती है, बट फर्टिलाइजर्स का यूज अच्छे से नहीं होता था, या आप यूं कह लो ना के बराबर फर्टिलाइजर्स का यूज था। क्यों भाई, भैया फर्टिलाइजर का यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि फर्टिलाइजर खरीदने के लिए चाहिए माल, बोले तो रोकड़ा, पैसा चाहिए आपको फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहां से खरीदोगे भैया, फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर नहीं खरीदोगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपकी, लो। एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी होगी लो, तो हम क्या बोलेंगे, क्या फेस कर रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्टैग्नेशन फेस कर रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, भैया किसान तो वैसे ही गरीब होता है, किसान तो आज़ाद भारत में भी गरीब है, तो उस ज़माने में तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट तो होनी नहीं है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होती है, हाई वैरायटी सीड्स को खरीदने में जो पैसा लगता है वो इन्वेस्टमेंट है ना। इरिगेशन फैसिलिटी को प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू डेवलप करने में जो पैसा खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो 4 रीजन, क्या, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर्स और इन्वेस्टमेंट, इन चारों में प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, इसे समझते हैं, ठीक बात है। चलो तो इसे समझते हैं हम, बट देन उससे पहले मैं देख लूं कुछ मिस तो नहीं हो गया। जी नहीं, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं सर लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक। यस, हेडिंग बना देता हूं मैं यहां पे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक सर, ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। एक का नाम है जमींदारी सिस्टम। क्या होता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, समझा रहा हूं, पहले नाम सुने आप ध्यान से। एक का नाम है जमींदारी सिस्टम, दूसरे का नाम है महलवारी सिस्टम, महलवारी, ठीक है, महलवारी सिस्टम। तीसरे का नाम है सर, तीसरे का नाम है रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, ठीक। तो सर आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 12th की, वो सिर्फ और सिर्फ जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करती है, तो मैं जमींदारी सिस्टम ही समझाऊंगा आपको, महलवारी और रैयतवारी को हम अवॉइड करेंगे। बट देन नाम मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 सिस्टम भी प्रैक्टिस किए जाते थे। सर देखो, जमींदारी सिस्टम को समझो सर, अगर ये इंडिया है और ये वाला एरिया, इस एरिया को मैं बोलता हूं ब्रिटिश रेजीम में, इस एरिया को बोला जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या बोला जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है सर। इस एरिया को ब्रिटिश रेजीम में बोलते थे वो लोग बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं सर, आज की डेट का बिहार, आज की डेट का झारखंड, आज की डेट का वेस्ट बंगाल, और आज कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक। तो ये सारा एरिया जो आज की डेट में आप जिसे बिहार बोलते हो, झारखंड बोलते हो, वेस्ट बंगाल बोलते हो, और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा बोलते हो, कुछ पार्ट्स ऑफ यूपी भी था, उत्तर प्रदेश भी था, वो सारा एरिया मिला करके ब्रिटिश के ज़माने में बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाता था, ठीक है सर। इस वाले एरिया में ब्रिटिशर्स ने
लॉन्च की एक सिस्टम, उस सिस्टम को उन्होंने कहा जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम का नाम क्या दिया उन्होंने? जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था सर? जमींदारी सिस्टम में होता ये है कि मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, तो इस बड़े पीस ऑफ लैंड को मान लो ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, ठीक है, ये पूरा क्या है? बंगाल प्रेसिडेंसी, और बहुत बड़ा एरिया है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए किसी एक जमींदार को अपॉइंट किया, जिस पर्सन को अपॉइंट किया इस एरिया की देखभाल के लिए, उसे क्या कहा? जमींदार कहा। सिमिलरली इस एरिया के लिए दूसरा जमींदार होगा, इसके लिए तीसरा, इसके लिए चौथा, इसके लिए अगला जमींदार होगा। हर एरिया के लिए अलग अलग जमींदार होगा, ठीक। अब कितना बड़ा एरिया हो सकता है एक जमींदार के अंडर में? तो मैं आपको बताऊं कि सर कुछ जमींदार बड़े जमींदार होते थे, कुछ जमींदार छोटे जमींदार होते थे। जो छोटे जमींदार होते थे उनके अंदर कम से कम 10 से 20 गांव आते थे, विलेजेस। ये छोटे जमींदारों की हालत थी। और बड़े जमींदारों को ब्रिटिशर्स देते थे कई बार 50 से लेकर के 100 विलेजेस मिला दो, तो जितना बड़ा एरिया बनेगा उतना बड़ा एरिया कंट्रोल करता था कौन? जमींदार। अब जमींदार कौन है? समझो इस बात को। जमींदार कौन है सर? जमींदार को अपॉइंट कौन कर रहा है? जमींदार को अपॉइंट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स, है ना। जमींदार को अपॉइंट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स अपॉइंट करेंगे तो क्या ये जमींदार ब्रिटिश लॉयल होंगे? ब्रिटिश लॉयल का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स लॉयल होंगे, अंग्रेजों के टुवर्ड्स ईमानदार रहेंगे ये लोग। इनका काम क्या है? वर्क क्या है इन लोगों का भाई? जमींदारों का वर्क क्या है, काम क्या है? सर इनका काम है टू कलेक्ट रेंट या रेवेन्यू। जो भी एरिया उनके अंडर है, जिस जमींदार के अंडर जितना एरिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उतने एरिया से रेंट कलेक्ट करें। हम रेंट कह रहे हैं, मतलब रेंट का मतलब आज की डेट वाला रेंट नहीं है, क्या है बताता हूं, या रेवेन्यू कलेक्ट करें। रेंट और रेवेन्यू का मतलब क्या है? सर मान लो मेरे अंडर इतने एरिया है, इतना ज़्यादा एरिया है, अगर मैं एक ज़मींदार हूं और मुझे इतना एरिया दिया है ब्रिटिशर्स ने, तो इस एरिया में लोग एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर कौन कर रहा होगा सर इस एरिया में? उसे बोलेंगे टिलर ऑफ सॉइल। क्या बोलेंगे? टिलर ऑफ सॉइल, जो खेत में काम कर रहा है, ठीक। तो टिलर ऑफ द सॉइल जो होगा वो इतने एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेगा तो उसे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा उतने एरिया से। तो जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट का तकरीबन 1/3 ब्रिटिशर्स को जाता था। किसे जाता था? ब्रिटिशर्स को। ये परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये 33% से लेकर के 40% तक हो सकता है। इतना जो भी फसल हुई है उस फसल का 33 to 40% किसे चला जाएगा? ब्रिटिशर्स को चला जाएगा। और बाकी का 1/3 किसे जाएगा? ये सर जमींदार खुद रख लेगा अपने पास। कौन रख लेगा? जमींदार खुद रख लेगा अपने पास। और बाकी का 1/3 जो होगा वो सर जो टिलर्स ऑफ द सॉइल होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वो रख सकते हैं जिन्होंने फसल को ग्रो किया है एक्चुअली में। तो सर टिलर्स ऑफ द सॉइल को बेयर मिनिमम अमाउंट मिल रहा है। आप बोलोगे सर बराबर बराबर तो बांट दिया। अरे काहे को बराबर बांटा यार? देखो ना, यहां पे जो टिलर्स होंगे सर वो 1-2 नहीं होंगे। मान के चलो कि मुझे पूरा दिल्ली इतना एरिया मिल गया, या मान के चलो मुझे 100 गांव मिल गए, 100 विलेजेस मिल गए।
सर आपको नहीं लगता कि 100 गांव में खेती करने के लिए 100 गांव के बराबर अगर ज़मीन है, 100 विलेजेस के बराबर अगर ज़मीन है, तो कम से कम सर आपको 500 से लेकर के 1000, ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे एग्रीकल्चर के बारे में, बट देन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सर 500 से लेकर के 500 से लेकर के 1000 लोगों तक की ज़रूरत पड़ेगी उतने एरिया को कल्टीवेट करने के लिए, उतने एरिया पे फसल को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो सर 1/3 1000 लोगों में बटेगा। ये 1/3 ये बंदा अकेला लेकर के बैठा हुआ है, ये 1/3 ब्रिटिशर्स अकेले लेकर के बैठे हुए हैं। आप समझो इस बात को। तो ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, तो ब्रिटिशर्स ने लैंड को कुछ इस प्रकार से सेटल किया था। यही है लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब। हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो सर लैंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब यही है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, तो सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना है ना, उस एरिया से रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है, पैसा भी तो कमाना है। तो सर उस एरिया से पैसा कमाने के लिए आपको अपने लॉयल्स बिठाने पड़ेंगे ना, जो कि कलेक्ट करके लाएं अमाउंट, और वो अमाउंट नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो रहा है, फसलों के टर्म्स में हो रहा है। तो सर वो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आपको लॉयल लोग चाहिए होंगे। तो ब्रिटिशर्स जमींदारी सिस्टम अपॉइंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ एरियाज में अपने अपने जमींदार्स को भेजते हैं और बोलते हैं कि भैया ये रहा तुम्हारा एरिया, जो करना है करो, मुझे इस एरिया से इतना रेंट ला करके दो, या इतना आउटपुट का इतना % शेयर ला करके दो। तो ये जमींदारी सिस्टम थी। ठीक बात है सर? यस, जमींदारी सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे लैंड सेटलमेंट सिस्टम की। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम में एक ये रीजन है, क्या है, रीजन है। रीजन किस चीज का है कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेंट क्यों है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिल रहा। तो एक रीजन लैंड सेटलमेंट सिस्टम है। भैया अंग्रेजों ने एक ही इंसान को बहुत ज्यादा जमीन का मालिक बना दिया है, तो इस वजह से जो जमींदारी सिस्टम प्रैक्टिस की जा रही है, इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको आउटपुट देखने को, ज्यादा आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? रीजन है सर, किसान को पता है ये मेरी खुद की जमीन है नहीं, ये जमीन तो जमींदार की है, तो किसान भी एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाएगा उस जमीन पे बेटर टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी अप्लाई करने के लिए, बेटर फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसान एफर्ट्स क्यों लगाएगा, पेन क्यों लेगा? क्योंकि किसान को तो पता है ना ये जमीन तो उसकी है नहीं, ये जमीन तो किसी और की है, जमींदार की है। तो जमींदार की जमीन है इस वजह से, और ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है इस वजह से क्या हो रहा है सर, इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन फेस कर रहा है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब एक बात दिमाग में आ गई होगी आपके, क्वेश्चन आ गया होगा, सर जब लैंड सेटलमेंट सिस्टम में जमींदार को उतने एरिया का मालिक बना दिया है, तो ये बात तो समझ में आ जाती है हमें कि किसान इन्वेस्टमेंट या टिलर ऑफ द सॉइल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उस लैंड पे, क्योंकि उसकी खुद की जमीन नहीं है। बट देन जमीन जमींदार की तो है ना, जमींदार की तो वो जमीन है ना, तो जमींदार इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि जमींदार इन्वेस्टमेंट करेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो उसका शेयर भी तो बढ़ेगा। जमींदार इन्वेस्टमेंट कर ले, नहीं करेगा, जमींदार भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? जबरदस्ती है? जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती है। रीजन बता दो तब मान जाएंगे। लो रीजन बताते हैं आपको। रीजन छिपा हुआ है सेकंड वाले पॉइंट में, और सेकंड वाला पॉइंट देखो आप, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, मैंने बोला था सेकंड पॉइंट भी स्टार है, चांद तारे लगा लेना। सेकंड वाला रीजन क्या है स्टैग्नेशन का? रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। इसमें क्या है सर? ये रहा आपका रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है समझ लो। रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या है सर? आपने एक एरिया में एक जमींदार तो अपॉइंट कर दिया, उसे बोला कि बेटा ये पकड़ जमीन, इसमें से कलेक्ट कर रेंट या जो रेवेन्यू है इसमें से कलेक्ट कर और लाके पहुंचा हमें, बाकी का तू रख और बाकी के किसानों को दे दे। वो जमींदार ऐश कर रहा है, मौज चल रही है उसकी,
है ना, जबरदस्त ऐश कर रहा है। बट देन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिशर्स का कहना है कि भैया जो 1/3 शेयर हमने मांगा है ना तुमसे, जो कि जमींदार कलेक्ट करेगा फार्मर से और फिर दे के आएगा ब्रिटिशर्स को, वो जो 1/3 शेयर है, ये 1/3 शेयर आप हमें फिक्स्ड डेट को दोगे। उसकी डेट तक फिक्स करते थे ब्रिटिशर्स कि भैया इतनी तारीख तक इतना शेयर हमारे पास आ जाना चाहिए। और कई बार तो 1/3 को भूल जाते थे ब्रिटिशर्स कि 1/3 हमारा है, बोलते थे 1/3 से हमें मतलब ही नहीं है, वो क्विंटल्स में बता देते थे, फिक्स्ड क्वांटिटी बोल देते थे किसी साल, वो उनके मूड पे डिपेंड करेगा। बोल दिया कि भैया इस साल मुझे इतनी, तुम जो जमींदार हो ना इतने एरिया के, तुम्हारे एरिया से मुझे इस साल इतना आउटपुट चाहिए, इतना रेवेन्यू चाहिए या इतना रेंट चाहिए। कई बार 1/3 भूल ही जाते थे वो कि हमें 1/3 लेना है। बोले अरे 1/3 साइड करो यार, तुम इतना ला करके दो, कैसे ला करके दोगे हमें कुछ नहीं पता। तो अब अगर ये जो जमींदार है वो अगर इतना आउटपुट उन्हें ला करके नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा? तो होगा कि जमींदारी चली जाएगी, भैया जी की चली जाएगी, जमींदारी छिन जाएगी भाई। ब्रिटिशर्स बोलेंगे अगर ला करके नहीं दिया उस डेट तक उतना क्वांटिटी, जमींदारी छीन लेंगे तुम्हारी। और जब जमींदार को पता है कि उसकी जमींदारी चली जाएगी तो वो भी क्यों पेन लेगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्यों पेन लेगा टेक्नोलॉजी को ग्रो करने का, क्यों पेन लेगा बेटर इरिगेशन फैसिलिटी का, फर्टिलाइजर्स का, वो भी पेन नहीं लेगा सर। तो एक रीजन फार्मर के लिए तो ये है कि फार्मर की अपनी लैंड नहीं है। जमींदार का रीजन क्या है? जमींदार का रीजन ये है कि भैया लैंड तो नो डाउट उसकी है, बट वो लैंड उसके कंट्रोल से भी कभी भी छीनी जा सकती है और ब्रिटिशर्स किसी दूसरे पर्सन को उसी एरिया की जमींदारी दे सकते हैं। तो नीदर द फार्मर या टिलर ऑफ द सॉइल एंड नॉर द जमींदार were having any kind of interest in investing towards the agricultural sector। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम क्या फेस कर रहा था सर? स्टैग्नेशन फेस कर रहा था। तो क्या क्या रीजन हो गए? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसमें जमींदारी सिस्टम की बात करेंगे आप। रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम में क्या बात करेंगे? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड डेट को मांगा जाता था, ये रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, और अगर नहीं दिया तो जमींदारी छिन जाएगी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर ये आपका जो डिस्कशन है कंप्लीट करता है एग्रीकल्चर नाम के टॉपिक को, जो कि चैप्टर 1 का था आपका। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आंसर लिखना है इनका। आंसर लिखने के बाद आपको mail@edunexter.com इस ईमेल आईडी पे आपको अपना आंसर स्कैन करना है, स्कैन करके मेल कर देना है। आपको हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी कि आपने कैसा आंसर लिखा है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं एक बार। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा आज के लेक्चर से लिख सकते हो। और दूसरा, हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आप लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 को अगर आप कंप्लीट करोगे अच्छे से तो इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन छाट के निकाले हैं, अलग किए हैं, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक बात है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए टाटा बाय बाय, नमस्कार।